इसको भी मैंने सीधा लिया था। अब अगर मैं इसको खोलता हूँ, देखो रिबन में भी अगर मैं इसको ऐसे ही करूँ, हे माइंडफुल पीपल, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी डेली लाइफ की टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ को और भी ज्यादा आसान बना सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहली टिप हमारी निकल कर आती है इन ईयरफोन्स के लिए। ईयरफोन्स अगर आपने ऐसे वायर वाले यूज करे हैं तो आप इसको अनटेंगल करने में ही अपना सारा दिन निकाल देते हो। मतलब अगर आप ऐसे ईयरफोन्स यूज करते हो ना, तो एक सर्वे के मुताबिक आप अपनी लाइफ के करीब 3.5 दिन सिर्फ इसको अनटेंगल करने में ही निकाल देते हो। 3.5 डेज से 3.5 mm जैक की हद आ गई, जो आजकल मिलता नहीं है। खैर, आपको 3.5 दिन तब लगेंगे अगर आप इसको अनटेंगल करने में सिर्फ 20 सेकंड का टाइम लेते हो, जो मेरे हिसाब से तो काफी कम है। अगर आप वैसे आप कितना टाइम लेते हो, अगली बार जब आप इसे अनटेंगल करोगे तो आप नोटिस करना कि आप इसको पूरा अनटेंगल करने में कितना टाइम ले लेते हो। ओके, अब क्योंकि ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है तो इसी वजह से बहुत सारे रिसर्चर्स ने भी इसके ऊपर अलग अलग रिसर्च करी है कि भाई हमारे ये जो तार हैं वो टेंगल होते क्यों हैं, मतलब क्या है इनमें ऐसा। तो देखो, आप ये जो ईयरफोन के वायर्स हैं ना, इनको एक रिबन की तरह समझ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए इस रिबन को इस ईयरफोन का तार समझो। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं इस ईयरफोन्स को, हम जनरली क्या करते हैं ईयरफोन्स को अपनी जेब में रखने के लिए, ये ऐसे करते हैं और अपनी जेब में डाल लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज़ मैं इस रिबन के साथ करता हूँ। देखो फिर होता क्या है। ये मैंने ऐसे करा, मैंने इस रिबन को बिल्कुल सीधा लिया था, इसमें कुछ भी ट्विस्ट वगैरह नहीं था। लेकिन अब जब मैं इसको खोलता हूँ ना, तो ये देखो इसमें कितने सारे ट्विस्ट आ चुके हैं। तो इन्हीं ट्विस्ट की वजह से, ये ट्विस्ट एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे वायर्स के टेंगल होने का। एक रीज़न तो इसका ये है, और दूसरा रीज़न इसका ये है कि जब भी हमारे ये वायर्स को हम, अब फिर से वही करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो अब आप ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, तो इस क्रॉस सेक्शन की वजह से हमारे जो एंड्स हैं, ये जो एंड है ये वाला और ये दोनों, इनको एक बहुत बड़ा सेक्शन मिल जाता है पास थ्रू होने का। अब अगर ये इससे एक बार पास होंगे और फिर जब हम इसको टेंगल करने की कोशिश करेंगे, अनटेंगल करने की कोशिश करेंगे, तो ये देखो आपको यहाँ पर गांठ देखने को मिल गई। तो अब प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अब देखो, सॉल्यूशन ये है कि आपको सबसे पहले तो अपने वायर्स को अनटेंगल करना है। एक सेकंड। ठीक है, अब इसमें से जितने भी ट्विस्ट हैं वो सारे ट्विस्ट को आपको निकालना है। बहुत पुराना वायर है इसलिए इसमें टेप वेप लगे हुए हैं, ठीक है। ये कर दिया, अब इसमें से सारे ट्विस्ट निकल गए। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली इसको ऐसे ना करके, बल्कि ये ऐसे करके आपको, जैसे आप मांझा लपेटते थे ना, पतंग का मांझा, बिल्कुल वैसे ही आपको लपेट के अब इसको अपनी जेब में डाल दो। तो इसके जो दोनों एंड्स हैं, इसको नंबर 1 बहुत ही छोटा सा क्रॉस सेक्शन है पास होने के लिए, तो एक तो ये पास नहीं होंगे और दूसरा ये ट्विस्ट नहीं होगा, इसमें कोई भी ट्विस्ट जनरेट नहीं होगी। फिर से आपको एक रिबन का केस लेके समझा देता हूँ। जैसे इसमें ट्विस्ट हो गया था ना ऐसे करके, तो अब देखो रिबन को भी अगर मैं ऐसे ही करूँ ना, ये देखो जैसे मैंने इसको करा था बिल्कुल इसको भी वैसे ही करा। अब अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये देखो इसमें कोई भी आपके जो ट्विस्ट है वो जनरेट नहीं हुआ। तो इसकी वजह से ट्विस्ट एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे वायर्स के टेंगल होने का। तो अगली बार आप इस ट्रिक का यूज़ करके अपनी ज़िंदगी के 3.5 दिन बचा सकते हो। तो 3.5 दिन ओपन द चैट हो जाएगा, इस स्पैम कर दो 3.5 दिन हर जगह। अगले अगर टिप की बात करें तो वो आ जाती है हमारे ऐसे जो बॉटल्स होती हैं हमारी, या जो भी आपकी पेप्सी वगैरह की बॉटल्स होंगी, उसमें जो यहाँ पर वो होता है ना, प्लास्टिक लगी होती है, वो एक जगह पे बिल्कुल यहाँ पर चिपकी होती है, बाकी चीज़ तो खाली होती है। जब वो प्लास्टिक निकल जाती है तो यहाँ पर एक लाइन रह जाती है, जिसको हम पानी वानी से छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी छूटती नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं। बहुत सारे लोग इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, वो लोग इसे साफ कर लेते हैं, लेकिन वो इसके पीछे की साइंस नहीं जानते होंगे। तो देखो, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें एक लाइन लिखी होती है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन में बिल्कुल एक जैसी चीजें एक दूसरे के साथ ही घुल पाएंगी। अगर वो केमिकल कॉम्पोजिशन उनका अलग अलग है तो वो दोनों आपस में नहीं घुलेंगी। फॉर एग्जाम्पल,
हमारा पानी जो है वो एक पोलर सब्सटेंस है और जो हमारा ऑयल है वो एक नॉन पोलर सब्सटेंस है। इसीलिए जब आप ऑयल और पानी को आपस में मिक्स करते हो तो वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो ये गम होता है, जैसे अगर यहाँ मैं इस केस में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं इसे निकालूंगा ना, तो वो जो गम है वो एक नॉन पोलर सब्सटेंस है और हमारा जो पानी है वो एक पोलर सब्सटेंस है। तो इसीलिए पानी से जब हम उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो छूटता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा उसमें मुश्किल आती है। मतलब आप पूरा घिसने लगोगे वो तो बात अलग ही है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि वो आसानी से छूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी और ये गम आपस में घुल ही नहीं पाते। तो इसीलिए अगर आप इसको एक नॉन पोलर सब्सटेंस के साथ ही घोलने की कोशिश करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल साबुन, तो ये साबुन से बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इसी तरह जो ये आपका डर्ट वाला सिस्टम है, जो आपके कपड़े उपड़े गंदे हो जाते हैं, वो जो साफ होते हैं ना, जो साबुन होता है साफ करने वाला, वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। वैसे बचपन में हम सोचते थे कि यार ये जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं बुक्स में लिखी हुई, वो हमारे काम कहाँ आती है, सिर्फ एग्जाम में लिख देते हैं हम जाके, एक्चुअल लाइफ में कहाँ काम आती है। तो ऐसे अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअल लाइफ में ये चीज़ें कहाँ काम आती हैं। अगले अगर टिप की बात करूँ तो आपको उसके लिए एक बहुत ही सीधी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जाओ कुछ ऐसी सीधी चीज़ ढूंढो, मतलब यूनिफॉर्म हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सीधी होनी चाहिए। मिला? नहीं ढूंढा ना? मुझे पता है भाई, बहुत आलसी इंसान हो तुम लोग। जो मेरी तरह मेहनती गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जो मेरी तरह मेहनती हैं, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ठीक है, तो जिन्होंने भी ऐसी कोई लकड़ी या जो भी कुछ है ऐसा कुछ ढूंढ लिया है, देखो जैसे ये सीधी चीज़ है, यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ से ये चीज़ भारी है, यहाँ से ये चीज़ हल्की है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको इसका, ऐसी चीज़ का सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, मतलब जहाँ पर भी मैं इसको पकड़ लूँ ना तो ये चीज़ बैलेंस हो जाए वहाँ से, ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है, तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसका बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम है, तो वो चीज़ बिल्कुल बीच में आ जाती है सेंटर ऑफ मास उसका, तो वो चीज़ आप आराम से बता सकते हो। लेकिन ऐसे केस में जिसमें यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें आप उसका सेंटर ऑफ मास कैसे बताओगे? तो चलो मैं बताता हूँ कैसे बताना है। देखो आपको क्या करना है, ऐसी लकड़ी लेके बस इसको ऐसे रख दो और अपने हाथ को आपस में मिलाने की कोशिश करो, बस अपने आप। ये अपने आप जहाँ पर भी मिलेगा, ये है इसका सेंटर ऑफ मास। अब अगर मैं इस बॉटल पे इसको रखता हूँ ना, यहाँ पे इसी पॉइंट पर, तो ये आराम से बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं इसका सेंटर, मतलब ये अगर लंबाई के हिसाब से देखें तो ये इसका सेंटर होगा कुछ, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये इस पर बैलेंस नहीं होगा। लेकिन अब इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए मैं फिर से क्या करूँगा, अपने हाथ को आने दो, बस कुछ मत करो, ये आ गया सेंटर ऑफ मास आपका। बॉटल के ऊपर हो जा, बस हो गई ट्रिक। तब देखो ये चीज़ काम कैसे करती है। जब भी हम अपने हाथ पे ऐसे करके रखते हैं तो अब इस पर एक रोटेशनल फोर्स लगेगी, लेकिन अब मैंने अपने हाथ से उसको बैलेंस कर रखा है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको अपने हाथ को पास लेता हूँगा ना, अब देखो मेरा एक हाथ चल रहा है लेकिन ये वाला हाथ नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि इस साइड पर भार अभी ज़्यादा है, तो इसी वजह से मैं जानबूझकर इसको नहीं रोक रहा, ये अपने आप रुका हुआ है। और जैसे ही जब दोनों का भार एक दूसरे से बराबर आता है, देखो अपने आप चलने लगा और ये रुक गया। अब ये चल रहा है, ये रुक गया, और ये देखो मिल गए आपस में। तो ये जो मेरे दोनों हाथ हैं ये हमेशा हमेशा सेंटर पे ही मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ अगर मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ ना, ये अपने आप ही बैलेंस हो रहा है, क्योंकि इसका जो रोटेशन है वो बैलेंस हो रहा है, और जहाँ पर इसका रोटेशन बैलेंस हो रहा है वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज के तीनों ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होंगी और आपको इसके पीछे की साइंस के बारे में भी पता चल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही साइंस रिलेटेड बातों में दिलचस्पी रखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।